अगर कॉपी करना, इकोनॉमी बिल्ड करना ही सफल राष्ट्र का सिद्धांत है एकमात्र, या यही सही है, तो फिर तो किसी डाइवर्जन की ज़रूरत ही नहीं। हम ऑलरेडी उस कॉपी पेस्ट मॉडल पे चल रहे हैं। सरकारी नौकरी की तरफ जो आपका रुझान है, उसके दो मेजर फैक्टर्स जो हैं वो नेशनलिज्म नहीं है। इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी दिखती नहीं है लेकिन है, और अगर इसको जानना है, आप चाहती हैं कि मैं उसके ऊपर बोलूं, तो सबसे ज़रूरी है ये 70-75 सालों की कंडीशनिंग, जिसको हम कहते हैं कि राष्ट्र और सरकार। धर्म का आचरण आप बिना अर्थ के कर ही नहीं सकते। आप संपन्न नहीं हैं तो आप धर्म का आचरण नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति के ऊपर कम्युनिटी है, कम्युनिटी के ऊपर सोसाइटी है, और सोसाइटी के ऊपर हम जब बढ़ते हैं तो शायद राष्ट्र की परिकल्पना पूरी होती है। इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लोकतंत्र के लिहाज से सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हाल में ही इसने ब्राज़ील, रशिया, इटली, फ्रांस और यूके को स्केल और ग्रोथ के मामले में अर्थव्यवस्था में पीछे किया है। जिसमें से दो, फ्रांस और यूके करीब 1858 से 1947 तक, और फ्रांस 1674 से 1954 तक इसका कॉलोनाइजर भी रहा। वेल्थ ड्रेन भी हुआ, और वेल्थ ड्रेन के मामले में सिर्फ यूके फ्रांस नहीं, अरब और मिडिल ईस्ट के भी मुगल शासक रहे जिन्होंने आक्रमण किए और काफ़ी वेल ट्रेन किया। लेकिन इन सारी कंट्रीज़ ने, जो हमारे कॉलोनाइज़र रहे जिन्होंने आक्रमण किए, उनकी आज की स्थिति अर्थव्यवस्था के मामले में हमारे आसपास साइज़ और स्केल में कहीं खड़ी दिखाई नहीं देती। तो आपके हिसाब से जो सफल राष्ट्र होना चाहिए उसके लिए जो सबसे पहला कारक है वो अर्थव्यवस्था है। और अगर अर्थव्यवस्था है, अगर पैसा ही बहुत बड़ी चीज़ है किसी चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए, तो फिर अगर आज हम यूएस की या वेस्ट की अगर हम कॉपी करते हैं कहीं ना कहीं, तो फिर वो क्या गलत है? बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है आपका। अगर कॉपी करना, इकोनॉमी बिल्ड करना ही सफल राष्ट्र का सिद्धांत है एकमात्र, या यही सही है, तो फिर तो किसी डाइवर्जन की जरूरत ही नहीं। हम ऑलरेडी उस कॉपी पेस्ट मॉडल पे चल रहे हैं। पश्चिमी देशों की नकल पूरी दुनिया में कई कारणों से होती है, जैसे कि पश्चिमी देशों का अन्य देशों पर आर्थिक प्रभाव, उनकी संस्कृति और उनका मीडिया, प्रौद्योगिकी और नवाचार, वैश्विक शिक्षा और अनुसंधान, राजनीति और उनका सैन्य प्रभाव भी, आधुनिकता और जीवन शैली भी। पश्चिमी देशों की जीवन शैली जैसे उपभोक्तावाद, आधुनिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता वैश्विक आकर्षण का कारण बनती है। कई विकासशील देश इन आदतों और मान्यताओं को अपनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये उन्हें आधुनिक और सभ्य दिखने में मदद करती है। इन सभी कारणों से पश्चिमी देशों का अनुकरण न केवल एक सांस्कृतिक प्रवृत्ति के रूप में दिखता है, बल्कि ये एक रणनीतिक और आर्थिक आवश्यकता भी बनकर उभरता है। सफल राष्ट्र का इस वक्त का सिद्धांत अगर सिर्फ वेल्थ क्रिएशन होता तो वेल्थ ड्रेन हुआ, स्टोर हुआ काफ़ी मात्रा में। अगर आप ट्रिलियंस में देखें जो चीज़ें भारत से लूटी गई, तो वो यहाँ से ड्रेन होकर के कहीं गई। फिर अभी के समय में 100-150 साल भी नहीं हुए हैं, 150 साल के पीरियड में वही देश असफल और कमज़ोर होते हुए क्यों दिखते हैं? सफल राष्ट्र के सिद्धांत के लिए जो भी इन लोगों ने पावर का या कॉलोनाइजेशन का फॉर्मूला 300 साल पहले अपनाया, वो अभी सब असफल होता हुआ दिखता है। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी हो, इंटीग्रिटी हो, गवर्नेंस हो, इकोनॉमी हो या पॉलिसी हो, इन सब की जो संतुलित और सुव्यवस्थित परिभाषा होती है या होनी चाहिए एक सफल राष्ट्र की, जिस पर राष्ट्र की प्रकृति निर्धारित की जा सके, उसका इंटेंट बनाया जा सके, राष्ट्र की प्रवृत्ति निर्धारित की जा सके, जिसका कंटेंट बनाया जा सके, और राष्ट्र का एक एक्सटेंट, युक्ति क्या होनी चाहिए, डिवाइस क्या होनी चाहिए, सोशल जस्टिस हो या किसी भी तरह का गवर्नेंस डिवाइस हो, इन तीनों का कोई रेफरेंस पॉइंट इस वक्त सफल राष्ट्र का दिखता नहीं। क्योंकि जिसने भी ये कॉपी किए, जिसने भी खूब वेल्थ ट्रेन किया, अगर वेल्थ अकेला फैक्टर था तो फिर तो उन्हें अभी तक सफल होना चाहिए था। लेकिन 150 साल में अगर इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है, स्टेट चैलेंजिंग पोजीशन में आ रहा है, जियो पॉलिटिकल पोजीशन पे आप बहुत स्ट्रांगली खड़े नहीं हैं, 100 ईयर्स से लेस में आपकी पोजीशन बहुत वीक है, तो आप सफल राष्ट्र का सिद्धांत पूरा नहीं करते। इंडिया में जो बेस्ट पॉसिबल रेफरेंस होगा वो सोने की चिड़िया का होगा, जो आपने कहा शुरू में कि विकसित राष्ट्र का सिद्धांत उस एज की तरफ ले जाना चाहिए या आगे आने वाले समय में फिर से सोने की चिड़िया हो जाए। वो 321 बीसी से करीब करीब 184 बीसी के आसपास मौर्य काल में, जिस समय हम मौर्य साम्राज्य की डायनेस्टी से जोड़कर देखते हैं, और इसी टाइम विंडो में भारत को सोने की चिड़िया कहा भी गया। इस पीरियड के बीच में कौटिल्य और अर्थशास्त्र, चाणक्य, ये सब होते हैं।
इसमें से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ सफल राष्ट्र का सिद्धांत, तो करीब करीब ग्लोबल इकोनॉमी का 30% हमारे पास था। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी, पाटलिपुत्रा उस वक्त राजधानी हुआ करती थी, और धीरे धीरे फॉलोइंग किंगडम में चोलास, पांडवास, चेरास, गुप्तास, हर्षवर्धनास, सतवानास, इन सब में धीरे धीरे ये कमज़ोर होती गई इकोनॉमी। करीब 712 एडी तक, जब तक मुगल सिंध तक आकर बस नहीं गए थे, और 1000 से 1027 के बीच में जब तक मोहम्मद गोरी ने ऑफिशियली भारत के ऊपर आक्रमण नहीं कर दिया, तब तक इन फॉलोइंग किंगडम्स ने उस इकोनॉमी को, मौर्य की हाईएस्ट इकोनॉमी को, 30% की इकोनॉमी को संभाल के रखा। अब इस इकोनॉमी के 2 लाइनें अगर मैं उस काल के सबसे चर्चित ग्रंथ से या सबसे चर्चित किताब से उठाता हूँ, एक लाइन मैं अगर अर्थशास्त्र से निकालता हूँ तो संतुलित राष्ट्र की एक परिभाषा का सूत्र देता है। वो है सुखस्य मूलम धर्मम, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य, राजस्य मूलम इंद्रियजय। सुख का मूल धर्म है, मतलब धर्म के बिना आप सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते, और धर्म का मूल अर्थ है। आप अच्छी अर्थव्यवस्था के बिना धर्म की प्राप्ति नहीं कर सकते, और अर्थव्यवस्था का मूल राज्य है। आप राज्य की परिकल्पना, आप अच्छी अर्थव्यवस्था की परिकल्पना बिना एक स्ट्रॉन्ग राष्ट्र के नहीं कर सकते हैं, और राष्ट्र की परिकल्पना बिना अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किए नहीं कर सकते। इंद्रियों पर विजय का अर्थ है व्यक्ति को अपने बाहरी आकर्षणों और इच्छाओं से ऊपर उठकर अपने मन और बुद्धि के माध्यम से अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखना। जब इंद्रियां नियंत्रण में होती हैं, तो व्यक्ति बाहरी दुनिया के प्रभावों से प्रभावित नहीं होता और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होता है। सिन्हा जी, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और अभी तक पूरी तरीके से हम विकसित हुए नहीं हैं, या यूं कहिए कि हम होने की राह पर हैं। लेकिन विकसित राष्ट्र मेरे ख्याल से तब बनेगा जब वो सफल होगा। कैसे हो सकता है कोई राष्ट्र सफल? हमारा राष्ट्र कैसे सफल हो सकता है? उसके क्या कारक हो सकते हैं? करेंटली अभी से अगर आप पीछे जाते हैं तो इस वक्त भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। काफ़ी वेल्थ इंडिया से ड्रेन होकर के यूके और फ्रांस के है। वेल्थ ड्रेन के मामले में ये दोनों अकेले नहीं है। वेल्थ ड्रेन के मामले में मुगल, अरब, उन्होंने काफ़ी कुछ ड्रेन किया, लेकिन अभी कुछ 75 साल हुए हमें आज़ाद हुए। 75 साल के अंदर भारत इन दोनों अपने कॉलोनाइजर से अपनी स्केल और इकोनॉमी में ज़्यादा बढ़ा है। अरब और मुगल के जो राष्ट्र थे जिन्होंने आक्रमण किए थे, वो तो कभी इस ग्रोथ, साइज़ और स्केल में हमारे सामने खड़े भी नहीं होते। तो आपको लगता है कि ये जो ग्रोथ, साइज और स्केल है, ये मानक है सफल राष्ट्र और के सिद्धांत के? ये इंडिकेटर है आपके लिए, हाँ। इस फैक्ट को समझने के लिए कि क्या ये मानक हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा मानक हो सकता है, हो सकता है। बिकॉज इकोनॉमी तो भाई रीढ़ है ना पूरे देश की। जी, लेकिन क्या यही है? इसके 2 आंसर्स हैं इसके। एक तो कि ये मानक है या नहीं है, ये इसके ऊपर हम एक मत है कि नहीं है। यदि हम कॉलोनाइजेशन को, या जो भी बीच के समय में जो भी कॉलोनाइजेशन का या पावर का फॉर्मूला इन देशों ने 300 साल पहले अपनाया, वो इस वक्त सफल है या नहीं है, एक पैरामीटर वो देता है देखने के लिए। दूसरा, हमें भी एक इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका देता है कि इकोनॉमी ग्रोथ, फिनेंशियल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये सब का इम्पोर्टेंस क्या है इंडिकेटर में, अभी सफल राष्ट्र के सिद्धांत में इम्पोर्टेंट है भी या नहीं है। क्योंकि आपकी कंडीशनिंग जो हुई है पिछले 40, 50, 75 सालों में, उस कंडीशनिंग के हिसाब से वेल्थ क्रिएशन इज एन वेल्थ थिंग। सो उसके ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन करीब करीब अगर इनके इंटेंट को जोड़ के देखें तो 300 साल पहले इन्होंने जो भी फार्मूला अपनाया वो अभी फेल होता दिख रहा है। सो एक्चुअल सक्सेसफुल फार्मूला एक सफल राष्ट्र के सिद्धांत का, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, पॉलिसी, इन सब की संतुलित और सुव्यवस्थित परिभाषा हो, वो किसके पास है इस वक्त? जिसके पास प्रकृति डिसाइड करने का कॉन्शियसनेस हो, इंटेंट डिसाइड करने का कॉन्शियसनेस हो, प्रवृत्ति जो राष्ट्र का कंटेंट डिसाइड करती है, और युक्ति जो उसकी डिवाइसेस हैं, वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो सकती है, फॉरेन पॉलिसी हो सकती है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, एनीथिंग। पर प्रकृति तो डिसाइड नहीं हो सकती। प्रकृति तो एक स्वभाव है, मतलब वो तो होगी ही। हर राष्ट्र की अपनी एक प्रकृति होती है। जैसे लोग कहते हैं कि इंडियंस आर सो इमोशनल, हमारी प्रकृति है भाव में भावनात्मक हो जाना, तो वो तो डिसाइड नहीं की जा सकती। मुझे लगता है कि प्रकृति जो है उसको लेकर के हम देखें कि हमें किस तरीके से उसको चैनलाइज करना है कि वो हमारे लिए बेस्ट आउटपुट प्रोवाइड करें। नहीं, प्रकृति डिसाइड करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। प्रवृत्ति और प्रकृति, ये दोनों चीज़ें होती हैं पहले से, पता होना ज़रूरी है। अगर आपको राष्ट्र की मूल प्रवृत्ति नहीं पता है, तो आप 25, 50, 75 सालों में जो भी चीज़ें हुई हैं,
सिर्फ उसी टाइम विंडो को देख पाएंगे। अगर इस बीच में आपको बहुत सारी चीज़ें अभी हमारे कन्वर्सेशन में आएंगी जो कॉन्टेम्पररी हैं, लेकिन क्या नेशन की पोजीशन भी कॉन्टेम्पररी है? 75 साल पहले ही सब कुछ बना है। अभी की कॉन्स्टिट्यूशन, अभी का लॉ, इन सब को उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आज के समय में मेरा कन्वर्सेशन या मेरा स्टेटमेंट पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन राष्ट्र की परिभाषा सिर्फ और सिर्फ 75 सालों में डिफाइन नहीं है। राष्ट्र की परिभाषा राष्ट्र के उद्गम से, ओरिजिन से अभी तक हम कैसे काम करते आए हैं, कहाँ पहुँचे हैं, क्या हमारी प्रवृत्ति थी, प्रकृति थी, उसके हिसाब से हमारी युक्ति। सो इंटेंट, कंटेंट एंड एक्सटेंट, प्रकृति, प्रवृत्ति और तब युक्ति। अब आप शायद मेरे साथ उसको कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं रेफरेंस में देखूं तो मौर्य काल, सोने की चिड़िया, टाइम विंडो जिस काल में उसे कहा गया, वो मेरे लिए ही नहीं दुनिया के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब इसका इंडिकेटर उस वक्त भी इकोनॉमिक था, क्योंकि 30% वर्ल्ड जीडीपी इंडिया के पास थी। और उस समय मौर्य राजवंश जो हमारा गोल्डन एज कहा जाता है, उस राजवंश से फिर आगे जो उसके फॉलोइंग चोलास, पांड्यास, चेरास, सतवाहनास, हर्षवर्धन, पलास, ये सब हुए, उन्होंने उसको संभालने की काफ़ी कोशिश की। और करीब 712 एडी तक, जब तक अरब आकर सिंध तक बस नहीं गए थे, और 1000 से 1027 के बीच में जब तक मोहम्मद गोरी ने फाइनली ऑफिशियली भारत के ऊपर आक्रमण नहीं कर दिया, ये डेटोरिएशन का फेज था। सो मैं अगर रेफरेंस ड्रॉ करूँगा आज के समय में बैठकर 2024 में कि सफल राष्ट्र का रेफरेंस मेरे पास मेरे पास्ट के कल्चर में क्या है, पहले मुझे अपने कल्चर से अपने सवालों के जवाब पूछने चाहिए। अगर मुझे इंफियोरिटी होगी, हीन भावना होगी अपने कल्चर को लेकर के, इफ़ आई एम लुकिंग डाउन, देन आई विल नॉट गो बैक, आई जस्ट गो एंड सीक फॉर अ वैलिडेशन। वो यूएस का वैलिडेशन हो सकता है, यूके का वैलिडेशन हो सकता है, लेकिन मैं अपने गोल्डन एज से अगर कुछ रेफरेंस ड्रॉ करता हूँ तो वो रेफरेंस मैं अपने सबसे अच्छे वाले एज से ड्रॉ करूँगा, डेटोरेटेड एज में तो ड्रॉ करूँगा नहीं। जिस वक्त हम पे आक्रमण हो गया, जब हमें ड्रेन किया जाने लगा, हम गुलाम बनाए जाने लगे, फिर बाद में हमारे ऊपर कॉलोनाइजेशन का इम्पैक्ट आ गया, उस एज से कोई रेफरेंस ड्रॉ किया जाना इस वक्त सबसे बड़ी मूर्खता होगी। आप लॉजिकली इतना तो मानते हैं। अगर उस समय मैं एक रेफरेंस ड्रॉ करता हूँ तो उस समय का सबसे इम्पैक्टफुल लिटरेचर अर्थशास्त्र है। डिटेल ओरिएंटेशन के लिए आपको पूरा अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा कि अर्थशास्त्र की नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी और पॉलिसी की एक संतुलित परिभाषा की एक युक्ति, सुक्ति मात्र देता है। ये उसकी डिटेल ओरिएंटेशन नहीं देता है। और इंटेंट निर्धारित करने का, प्रकृति में क्या हमें रीस्टोर करना चाहिए, अपने कल्चरल वैल्यू में से क्या रीस्टोर करना चाहिए, उसकी एक्सटेंट क्या होनी चाहिए। आज के समय में एक्सटेंट को आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं कि आपकी डेमोक्रेसी, लीगल राइट्स, उसके बाद आपका जस्टिस, गवर्नेंस सिस्टम, सोशल जस्टिस, ये सब एक्सटेंट है, युक्ति हैं। सो वहाँ से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ग्लोबली हम इस वक्त बात कर रहे हैं करीब करीब 321 बीसी से 184 बीसी के आसपास की, और उसके 1500 साल के बाद एडी एंड देन 1500, 16वीं शताब्दी के करीब करीब यूरोप में दोबारा ये स्ट्रगल देखने को मिलता है, जिस वक्त कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट के बीच में धर्म को लेकर, डेटोरिएशन को लेकर, अपने ही बिहेवियर, सोशल वैल्यूज़ के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, और फिर कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट करके वो एक दूसरे इनमें बढ़ जाते हैं। उसका कॉन्फ्लिक्ट भी यही है, इंद्रियों के ऊपर विजय। और इंद्रियों के ऊपर विजय हमारे लिए करीब 312-1500 साल पहले डिफाइन हो गया कि राष्ट्र के इंद्रियों की विजय भारत कर रहा है, और 1600-1500 साल के बाद यूरोप आता है और वो बोलता है अभी व्यक्तियों की इंद्रियों के विजय की ही बात हो रही है। वाह! तो आपका ओरिएंटेशन ऑफ ग्रोथ, आप जिस हीन भावना से आज वेस्ट का वैलिडेशन देखते हैं, उस हीन भावना से इस वक्त निकलने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो कंटेम्प्रेरी इंडिया को अगर हम देखें, अगर आप मान के चलिए हम आज के भारत की बात कर रहे हैं, तो आज के भारत में क्या हमारी सेंसस हमारे काबू में नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? आज के भारत को आप कम से कम 2 वर्ल्ड वार से तो जोड़कर देखिए, क्योंकि इस समय जो भी जियोपॉलिटिकल पोजीशन है वो कोल्ड वार का रिजल्ट है, और कोल्ड वार वर्ल्ड वार का रिजल्ट था। वर्ल्ड वार में हिटलर, स्टालिन, माओ, मुसोलिनी, इन सब से इंद्रियों पर विजय रखने में चूक हुई। अब इसका कॉन्टेक्स्ट उपनिषद में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बेस में जो उपनिषद की उसमें परिभाषा दी गई है कि यदि वेद के अनुसार मैं अगर इसका जवाब दूं तो 11 के आसपास इंद्रियां हैं जो बौद्धिक इंद्रियां, और 5 के आसपास इंद्रियां हैं जो शारीरिक इंद्रियां। इन 16 इंद्रियों का प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव पर, उसके काम पर, उसके नीति निर्धारण पर, उसके एक्शंस के ऊपर होता है।
और यदि इन 16 के आवेग इन 16 के ऊपर अनियंत्रित हो जाए तो व्यक्ति इसके आवेश में रज पर तम का अत्यधिक प्रभाव आ जाता है और उसका सेवन करने लगता है। इसकी डिटेल में कभी चर्चा होगी तो मैं बताऊंगा। तो आपको क्या लगता है कि रज पे तम का प्रभाव अभी है कंटेम्प्रेरी इंडिया में? आपको लगता है कि क्या कहीं ना कहीं जो हमारे जो गवर्नमेंट है हाँ, वो मंत्रमुग्ध है? क्या वो है मंत्रमुग्ध? इंडियन गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्ट में नहीं, हम्म, इंडियन गवर्नमेंट का प्रोस्पेक्ट थोड़ा मायोपिक हो जाएगा, सिर्फ भारत की बात हो जाएगी, क्योंकि जियो पोलिटिकल सिचुएशन में इंडिया को एक्ट भी करना होता है एज पर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखिए तो हिटलर, स्टालिन, माओ, मुसोलिनी, इन सब के ऊपर, इन सब के कल्चरल सिविलाइजेशन में उनके इन सब का जो कल्चरल सिविलाइजेशन था वो उनको उनकी इंद्रियों पर विजय सिखाने में असफल रहा। रिजल्ट वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2। इन दोनों वर्ल्ड वार के बाद भी आप देखिए, अगर कॉलोनाइजेशन को देखते हैं तो ब्रिटेन, फ्रांस और पोर्टुगीज़, इन सब को उनका धर्म, उनका जो प्रकृति है उनकी जो सिविलाइजेशन में, धर्म मतलब सिर्फ रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, वो ये बताने में असफल रही कि आपको सिविलाइजेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए या कॉलोनाइजेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। रिजल्ट 75 सालों में आपके सामने है या नहीं है? फ्रांस, ब्रिटेन एंड पोर्टुगीज़ का तो नामो निशान नहीं है। फ्रांस और ब्रिटेन को अर्थव्यवस्था में भारत अभी पटक नहीं दे रहा, जिसके ऊपर उन्होंने 150 साल शासन किया। अगर उस समय उन्होंने सिविलाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया होता, कॉलोनाइजेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया होता, तो शायद बात कुछ और होती। सो इस वक्त अगर नीति निर्धारण करने वाले हमारे नेतृत्व, जो करंट कॉन्टेक्स्ट में आपने गवर्नमेंट की बात की, वो इस बेसिक मूल भारतीय अवधारणा को आत्मसात नहीं कर पाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स जिनको एक बेसिक स्तर पे चीज़ें चलानी है, वो नीति निर्धारण में असफल रहते हैं, मूल अवधारणा से दाएं बाएं चले जाते हैं। तो ये सब कुछ जो हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड किया है, इसको खराब होते, बर्बाद होते वक्त नहीं लगेगा। सिन्हा जी, आपने खासा वक्त बताया है ब्यूरोक्रेट्स के साथ, है ना? तो आपका कोई अपना अनुभव रहा हो वहाँ पर, किस तरीके से नीति, सुक्ति, युक्ति लगाई जाती है? आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक, मैं अपनी जो व्यक्तिगत जर्नी है, जो व्यक्तिगत मेरा ब्यूरोक्रेसी के साथ, गवर्नमेंट के साथ जो भी काम रहा है, मैं उसके ऊपर डिटेल में जाऊं और उसके ऊपर आपको बताऊं। और दूसरा, मैं व्यक्तिगत वैचारिक सैद्धांतिक रूप से छोड़ करके एक हार्ड हिटिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हैं उनके ऊपर एक सांकेतिक रूप से आपको एक वर्कशीट दूं जो आपकी और हमारे ऑडियंस की सोच को चुनौती दे सके कि व्यक्ति के ऊपर कम्युनिटी है, कम्युनिटी के ऊपर सोसाइटी है और सोसाइटी के ऊपर हम जब बढ़ते हैं तो शायद राष्ट्र की परिकल्पना पूरी होती है। हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा क्रिस्प में बताएं कि किस तरीके से, एकदम शॉर्ट बुलेट्स में बताएं। मुझे जिन ब्यूरोक्रेट्स के साथ काम करने का मौका मिला, वो जिस वक्त मैं 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए आया, उस वक्त हमारे पास CAG का एक कंट्रीब्यूटर होने के अलावा और कोई क्रेडेंशियल नहीं था। नौकरी वगैरह मैंने छोड़ दी थी, तो नौकरी का क्रेडेंशियल इस फील्ड में काम नहीं आता है। पायलट के क्रेडेंशियल्स भी बहुत, उस समय आधार भी बहुत पिकअप पे नहीं था कि आधार का क्रेडेंशियल मेरे साथ खड़ा हो। ज़्यादातर अगर आप मान सकें कि व्यक्तिगत तौर पर यदि कुछ जो कैंपेन में बातें की गई थी 2014 के, उसको एक्शन में कैसे लेके आए, वो एक पैशन था। और इस पैशन के साथ जिन भी ब्यूरोक्रेट्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, वो IAS, IPS, IFS, RS, IRTS, वो सब या तो बहुत हैंडपिक थे, अपने आप में इंस्टीट्यूशन थे, या उनको भारत के अलग अलग प्रांतों से चुन कर लाया गया था। जो भी गवर्नमेंट थी 2014 में, उनका एक विज़न था और उस विज़न को पूरा करने के लिए ज़रूरी था कि उनकी मतलब के उतने फाइन ट्यून्ड, उतने प्रोग्रेसिव ब्यूरोक्रेट्स। तो मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत लकी रहा हूँ, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया या जो ऑफिसर्स मुझे मिले काम करने के लिए, उनसे सीखने का मौका बहुत मिला। लेकिन 90% लोगों का, मैं अपनी बात अगर कुछ समय के लिए साइडलाइन कर दूं, तो 90% लोगों का क्या, एक जनरल पर्सपेक्टिव दीजिए कि किस तरीके से काम होता है जनरल bureaucracy में। पर्सपेक्टिव में बाकी लोगों का ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उनको कितनी देश में लाल फीताशाही देखनी पड़ती है, हाँ, रेड टैपिज्म क्योंकि देखना बहुत पड़ता ही है। मतलब अतिशयोक्ति है ये हमारे समाज में। अरे हमारा लड़का आर्टिस्ट निकल गया, जी, हमारा लड़का ये निकल गया, लेकिन हमारा लड़का कलेक्टर है, हमारा लड़का कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, IAS की तैयारी कर रहा है। ये क्या है, ये क्या शोभा है, ये मतलब क्या है, ये क्यों होता है ऐसा? ये एक यूनिक सोशल कैरेक्टरिस्टिक जो सिर्फ भारत में पाई जाती है। भारत से विकसित राष्ट्र भी हैं और भारत से कम विकसित राष्ट्र भी हैं। गरीबी, बेरोजगारी जैसे कॉमन फैक्टर्स आप अन्य देशों में भी देख सकते हैं, लेकिन ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक आप कहीं और नहीं देख सकते।
ये इसका एक वैलिड रीजन भी है कि ब्रिटिश राज में इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी के एक्चुअल जो लाइफ पीरियड था उसमें लोगों को इतना दबाया गया, उनके मूल्यों को, उनके सामाजिक स्टेचर को, उनके कल्चरल वैल्यूज़ को, जो उस समय के अफसर थे, जो उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था थी, अंग्रेज़ों का जो टेम्परामेंट था कि हमें कैसे डिस्ट्रॉय करना है कल्चरली, एजुकेशन के हिसाब से, रिलीजियसली इनको, उसमें इतना दबाया गया कि बहुत उसकी जड़ें जो हैं वो बहुत गहरी बैठ गई कि जो दूर दराज का इलाका था ब्रिटिश काल में, उसमें जो अधिकारी थे वही सरकार, हुजूर, हाकिम, माए बाप हुआ करते थे। और इस अंग्रेज़ शासन में पुलिस, सेना, कोर्ट, जो कुछ भी गवर्नेंस का मैकेनिज़्म था या उनकी डिवाइस थी उस समय, वो सब इनकी मुट्ठी में होती थी, अफसरों की मुट्ठी में होती थी। और अफसरों का सिर्फ एक काम था कि जो वेल्थ है उसको ड्रेन करके आपको ले जाना है। ये तो अभी भी कहते हैं सारे कि अफसर अभी वेल्थ ड्रेन करके कहाँ ले जाएंगे? नहीं, वेल्थ ड्रेन करके नहीं लेकर के जाएंगे, लेकिन यही तो धारणा है ना अभी भी कि सब कुछ इनकी मुट्ठी में है, तो बन जाओ वो, तो सारी पावर तुम्हारी मुट्ठी में है। ये ऑब्सेशन है, ये रीज़न है ऑब्सेशन का यूपीएससी को लेकर, ये रीज़न है ऑब्सेशन का सरकारी नौकरियों को लेकर कि और कोई काम करेंगे यदि तो शायद वो वैल्यू सिस्टम, पैसा ही ज़्यादा है यूपीएससी में या स्टार्टअप्स में पैसा नहीं है, आर्टिस्ट के पास पैसे नहीं है, इकनॉमी ओरिएंटेड है उसी तरह, वैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो वैल्यू सिस्टम लोगों की बिलीफ में बैठा वो सिर्फ इस जनरेशन का नहीं है, इस जनरेशन के पीछे वाली जनरेशन का, जिन्होंने इस जनरेशन को तैयार किया, जिनके हम आज जिस जनरेशन में बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं या इनके पीछे की दो जनरेशन का, उनके मन में ये अवधारणा हीन भावना की वजह से बैठी हुई है। और इसको डे टू डे लाइफ में देखें तो एक वीआईपी कल्चर भी आप मान सकते हैं, जिसमें सर्टेन लेवल पर एक निरंकुश शासन व्यवस्था जिससे ये ड्राइव होता है इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी, वो आज भी 2014 के समय में आप देखिए तो नई गवर्नमेंट आती, इस गवर्नमेंट में जो लीडरशिप है वो शायद ब्यूरोक्रेसी के ऊपर और रेड टैपिज्म के ऊपर उतनी मेहरबान नहीं रहती है जितनी पहले मेहरबान थी। लेकिन वो 2014 से 2017 तक का समय उसको भी लगता है सिर्फ एक कल्चर को हटाने में, वो लाल बत्ती का कल्चर है। 2017 में अगर आप देखेंगे तो रनिंग करंट गवर्नमेंट ने ये बहुत क्लियर ऑर्डर्स दिए कि अब अधिकारी और नेता दोनों इस तरह की चीज़ों का, लाल बत्ती का, स्पेशल बीकन लाइट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज, एम्बुलेंस, फायर, उनके लिए बनी रहेंगी। सो इसमें दोनों रीज़न आपको समझने पड़ेंगे। पहली जो जनरेशन थी 1947 के बाद लीडरशिप की, वो बहुत ज़्यादा नेशन ओरिएंटेड थी, स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडरशिप थी। और उसकी जो सेकेंड जनरेशन रही वो उतनी स्ट्रॉन्ग जर्नलिस्ट नहीं थी। उसमें आप अगर डेटोरिएशन का स्टार्ट देखें तो 1966 में शास्त्री जी की हत्या होती, और उस समय से लेकर के कोल, बोफोर्स, आदर्श, कॉमनवेल्थ, नरेगा, 2G, जीजा जी, पता नहीं कितने कितने स्कैम होते हैं। और तब इतनी व्यवस्था शेकन हो जाती है कि परीक्षाओं में चोरी हो रही है, बूथ कैप्चर किए जा रहे हैं, जाति के नाम पर, बिरयानी के नाम पर, शराब के नाम पर वोट दिया जा रहा है। एक वोट जो इन कॉन्टेक्स्ट में दिया जा रहा है ब्यूरोक्रेसी में, उस वोट की वैल्यू डेमोक्रेसी में क्या है? कुछ भी नहीं है। सो ओवरऑल डेमोक्रेसी कमज़ोर हो गई आते आते इस समय में। लेकिन ब्यूरोक्रेसी सिर्फ जनरलाइज टर्म नहीं, इसमें सारे लोग एक साथ में करप्ट हो गए। ये जितने आपको मैंने घोटाले बताए, इसमें उस समय के नेता और उस समय के अधिकारी बुरी तरफ से लिप्त थे। अब तो सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, सारे फाइल्स हैं। अब आप किसी भी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देख लीजिए, किसी भी स्कैम की रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें उस वक्त की टेन्योर की ब्यूरोक्रेसी अधिकारी पूरी तरह से समा चुके थे। और सिर्फ जनरलाइज प्रोटेक्स्ट में मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसके बाद ये सारी चीज़ों के बाद जनसंख्या बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, अर्थव्यवस्था नीचे गिर रही है, तो एक कॉन्शियसनेस इसी ब्यूरोक्रेसी से निकल के आता है। अच्छा। जो परीक्षाओं में चोरी को रोकता है, जो बूथ कैप्चर हो रहे थे चुनाव को, उनको रोकता है, इसी ब्यूरोक्रेसी से निकल के आता है, एक इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी से ही निकल के आता है। वो कहता है नहीं, आपकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, आधार होना चाहिए। सो ओवरऑल जब ये चीज़ें रुकती हैं और एक दूसरी सरकार बनती है, और ये सरकार, नई सरकार, दूसरी पिछली सरकारों की तरह ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उतनी मेहरबान नहीं होती है। और 2017 तब भी उनको लगता है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जो था वो ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, उसका एक रीज़न था। अच्छा। वो रीज़न आने और आज है, उसका रीज़न था कि देयर वाज एन गिव एंड टेक बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड लीडरशिप। ओके। एंड दिस स्टार्टेड फ्रॉम 1947। कि मैं आपको थोड़ा सा इन डिटेल बताइए, थोड़ा मज़ेदार लग रहा है दर्शकों के लिए। देखिए, कई सारे ऐसे फैसले जो 1947 में लिए गए, वो आज इस कॉन्टेक्स्ट में
डिबेटेबल, कॉन्स्पिरेशनल और एक थ्योरी को जस्टिफाई करते हैं, जिसमें इंडिविजुअल ग्रिड ऑफ पावर एंड पोजीशन जो उस वक्त की ब्यूरोक्रेट की थी, वो अचानक से 1946 से 1947 में देश आज़ाद होने के बाद लॉयल्टी टुवर्ड्स द कंट्री शिफ्ट हुई या नहीं हुई, इसका एक बहुत ब्लर एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है। इतनी एरोसिटीज़ की, इतना अत्याचार किया, शोषण किया, हम उनके प्रति इतने टॉलरेंस ओवरनाइट कैसे हो गए? भारत की सफल राष्ट्र की मूल अवधारणा से लेफ्ट राइट हो जाते हैं। तो जो कुछ भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड किया है, उसके बर्बाद होते समय नहीं लगेगा। 5 साल के लिए जो सरकार पार्लियामेंट में बनती है वो सरकार है, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्सेशन फॉर यूपीएससी वो सरकार है? फिर आपको लगता है कि अभी भी वो एग्जिस्ट करती है? ये नहीं कि Imperial सरकार bureaucracy? हाँ, करती है क्या? ये बड़ा सवाल है आपका, मुझे पता नहीं ये आंसर देना चाहिए नहीं देना चाहिए।